आज हम बात करेंगे आव्यूह या मैट्रिक्स की। ये आव्यूह क्या होता है, मैट्रिक्स या आव्यूह, आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा, लेकिन वास्तव में आव्यूह होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई तीन रैखिक समीकरण इस तरह से है। ये यहाँ पर तीन चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे हम कहें किताबों की कीमत, कॉपियों की कीमत और पेन की कीमत। मान लीजिए एक किताब की कीमत x है, एक कॉपी की कीमत y है और एक पेन की कीमत z है। तो दो किताबों की कीमत, तीन कॉपियों की कीमत और चार पेन की कीमत मिला करके इतनी है। ये कोई संख्या इस तरह से दी हुई है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास जो वस्तुएं हैं, किताब, पेन या कॉपी, उनकी संख्या दी हुई है और दूसरा उनकी कीमत दी हुई है। ये इनसे संबंधित अंक हैं या आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से अगर हमको प्रदर्शित करना हो तो पहले हम केवल गुणांकों की बात करें। तो इसमें x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है, z का गुणांक 4 है। तो हमने एक पंक्ति में लिख दिया 2 3 4। 3 y का गुणांक -1, z का 5, 3 -1 5। 4 का x का गुणांक 4, y का -5 और z का 7। तो ये सभी जो आंकड़े हमने इस तरह से व्यवस्थित करके रख दिए हैं, वो इस समीकरण के x, y तथा z के गुणांकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। बस यही आपका मैट्रिक्स है, यही आपका आव्यूह है। इनके गुणांकों को हमने एक आयताकार रूप में व्यवस्थित करके रख दिया। इसको अगर हम किसी कोष्ठ के अंदर रख दें तो उससे हमको एक आव्यूह प्राप्त हो जाता है। अभी आप इसमें जब विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे तो इससे आप ये इस तरह के समीकरण भी प्राप्त कर पाएंगे। अगर इन x, y, z का हम दूसरा आव्यूह बना दें, इनको व्यवस्थित करके इस तरह से लिख दें, तो इनका गुणा हमें इस समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाता है। अन्य भी संक्रियाएं इन आव्यूहों में आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप यही समझिए कि किसी घटना से संबंधित दिए गए आंकड़ों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करके एक कोष्ठ के भीतर रखने से हमको एक आव्यूह प्राप्त हो जाता है। जब हमको आव्यूह प्राप्त हो गया, इसमें हमने क्या किया, हमारे पास कुछ संख्याएं थी, कुछ आंकड़े थे, उनको हमने एक कोष्ठ के भीतर आयताकार रूप में रख दिया। इसमें हमको दो तरह का इनका विन्यास दिख रहा है। अगर हम केवल इतना ही लेके चलें, अगर हमारे पास जो समीकरण होते या दो तरह के आंकड़े इस तरह से हमने व्यवस्थित करके रखे होते, तो इनको लिखने का एक तरीका तो ये है। ऐसे ही आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक आयत बन जाएगा। इन्हीं आंकड़ों को आप इस तरह से भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये भी एक आव्यूह है, ये भी एक आव्यूह है। अब इसमें दो तरीके से आपके अंक लिखे गए हैं, संख्याएं लिखी गई हैं, आंकड़े लिखे गए हैं। एक तो इनकी क्षैतिज रेखा दिख रही है, दूसरी इनकी ऊर्ध्वाधर रेखा दिख रही है। ये जो क्षैतिज रेखा दिख रही है उसे हम इसकी पंक्ति अथवा रो कहते हैं। और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे इसका स्तंभ या
कॉलम कहते हैं। आव्यूह में दो चीजें होती हैं, जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा में जो अंक आपने लिखे हुए हैं उसे पंक्ति कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा में जो आपको दिखाई दे रहे होंगे उन्हें स्तंभ कहा जाता है। जैसे पहला आव्यूह है, इसमें दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ हैं, दो पंक्तियां और तीन स्तंभ हैं। अगर आप इस दूसरे आव्यूह की बात करेंगे, इसमें तीन पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं। पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, फिर स्तंभों की संख्या को लिखेंगे, और ये 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 आव्यूह की कोटि या ऑर्डर कहलाता है। अब कोई आव्यूह आपके पास है, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो पंक्ति और दूसरा स्तंभ। क्षैतिज रूप में रखे गए अवयव पंक्ति कहलाएंगे, ऊर्ध्वाधर रूप में जो अवयव दिख रहे हैं उसे हम स्तंभ कहेंगे। और अगर किसी आव्यूह में m पंक्तियां हों और n स्तंभ हों तो m गुणा n को उस आव्यूह की कोटि कहा जाता है। और इसका जनरल फॉर्मूला m क्रॉस n है। m गुणा n से हम किसी आव्यूह की कोटि प्रदर्शित करता है, जो किसी भी कोटि को दिखा सकता है। उसमें m बराबर कुछ रख के, n बराबर कुछ रख करके आप विभिन्न आव्यूहों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा इसके किसी अवयव को हम a i j के रूप में दिखते हैं। इसमें जो i है वो आव्यूह की पंक्ति को प्रदर्शित करता है, और जो j है वो आव्यूह के स्तंभ को प्रदर्शित करता है। जैसे इस आव्यूह में a1 जो है आपका, ये पहली पंक्ति में है, इसके लिए i = 1 है, और ये पहले स्तंभ में भी है, इसके लिए j = भी 1 है। तो इसका जो पहली पंक्ति का पहला अवयव a1 है। या थोड़ा अंतर रखने के लिए इसको अगर आप संख्याओं के रूप में लिख दें, मान लीजिए ये कोई आव्यूह है, इसमें पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 3, इसकी कोटि हो गई 3 गुणा 3। और अगर आप इस गुणनफल को निकाल दें तो वो इसमें अवयवों की संख्या को व्यक्त करता है। जैसे इसमें 3 3 9, 3 गुणा 3 9, तो इसमें 9 अवयव आपको दिखाई देंगे। और इसका प्रत्येक अवयव जो प्रदर्शित किया जाएगा aij के द्वारा। aij से मतलब i उसकी पंक्ति की संख्या को बताएगा, j उसके स्तंभ की संख्या को बताएगा। जैसे अगर हम कहें कि a21 क्या है, इट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये इसकी दूसरी पंक्ति है, ये इसका पहला अवयव है, ये इसमें 5 है। अगर हम कहें a13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, ये है 7। अगर हम कहें a32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरा स्तंभ का -6। तो इस तरह से हम आव्यूहों के अवयवों को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं आव्यूहों के प्रकार की। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतया आव्यूह ये 7 प्रकार के होते हैं। पहला है स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स, नाम से ही जाहिर है स्तंभ। तो ऐसा आव्यूह है जिसमें केवल एक स्तंभ हो।
स्तंभ एक ही होना चाहिए, पंक्तियां चाहे जितनी भी हो। केवल एक स्तंभ हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा पंक्ति आव्यूह, ये भी नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऐसा आव्यूह है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे जितने भी हो। ये भी एक आव्यूह है, क्योंकि इसमें केवल एक पंक्ति है तो इसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। अब तीसरे प्रकार पे हम चलते हैं। वर्ग आव्यूह। जैसे नाम से ही जाहिर है, वर्ग में आप जानते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहा जाता है। ये आपका वर्ग आव्यूह है, और वर्ग आव्यूह की सब n = n, जहाँ m पंक्तियों की संख्या है और n स्तंभों की संख्या है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये अगर बराबर हो तो आव्यूह आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं, ऐसे ही 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ होंगे तो वो भी आपका वर्ग आव्यूह होगा। 4 पंक्तियां 4 स्तंभ होंगे तो वो भी वर्ग आव्यूह होगा। नेक्स्ट, विकर्ण आव्यूह। जैसे हम सभी जानते हैं वर्ग में विकर्ण होता है, आयत में विकर्ण होता है, तो ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह इस तरह से है जिसमें केवल विकर्ण में अवयव दिखाई दे रहे हो और अन्य अवयव शून्य हो, तो उस आव्यूह को विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण में ही अवयव दिखाई दे रहे हों, कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हों, उन संख्याओं के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हों, तो वो आव्यूह आपका विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ऐसे ही किसी वर्ग आव्यूह की ओर हम आगे बढ़े, विकर्ण आव्यूह पे अगर ये जो विकर्ण आव्यूह है अगर इसके सारे विकर्ण के जितने भी अवयव आपको दिख रहे हैं ये एक ही अंक हो या समान हो, अगर इसके विकर्ण अवयव, जो आपका कोई विकर्ण अवयव है उसका जो विकर्ण वाले अवयव हैं वो समान हो, तो उसे हम अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये कहलाता है अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। इसी को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। अगर कोई विकर्ण आव्यूह इस तरह का है कि उसके विकर्ण अवयव एक हो, तो उसे तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ये तीनों लगभग एक ही बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये तीनों विकर्ण आव्यूह हैं। केवल विकर्ण में अवयव हो तो विकर्ण आव्यूह, अगर वो विकर्ण के अवयव समान संख्या हो तो वो अदिश आव्यूह, और वही विकर्ण अवयव अगर एक एक हो तो वो तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, और इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। एंड द लास्ट वन, शून्य आव्यूह।
ये भी बहुत साधारण सी चीज है। यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो तो उस आव्यूह को शून्य आव्यूह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी एक आव्यूह है और इसमें भी अवयव है, लेकिन वो अवयव, प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, तो इस आव्यूह को शून्य आव्यूह कहा जाता है। तो ये थे आपके आव्यूहों के प्रकार। अब हम बात करते हैं आव्यूहों की समानता की। आव्यूहों की समानता के लिए यह जरूरी है, आव्यूहों की समानता। तो आव्यूहों की समानता के लिए पहली शर्त तो यह है कि दोनों की ऑर्डर समान होनी चाहिए, दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए। जैसे ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। अगर कोई 3 क्रॉस 5 का है तो दूसरा भी 3 क्रॉस 5 का होना चाहिए। जिन आव्यूहों की कोटि समान हो तो वो आव्यूह बराबर होते हैं या समान होते हैं अगर उनके संगत अवयव समान हैं। संगत अवयव से मतलब इसका जो A11 है वो इसके A11 के बराबर होना चाहिए, इसका जो A12 है वो इसके A12 के बराबर होना चाहिए, जो इसका A21 है वो इसके A21 के बराबर होना चाहिए, और जो इसका A22 है वो इसके A22 के बराबर होना चाहिए। अगर इनके संगत अवयव समान हैं तो ये आव्यूह आपके समान कहे जाएंगे। तो इस पर आधारित अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, अगर आपको दिया है कोई आव्यूह 2xy3 और दूसरा आव्यूह दिया है 2 5 -7 3 और ये कहा जाए कि ये दोनों आव्यूह बराबर हैं तो x तथा y का मान बताइए। बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कि आव्यूह समान है, ये बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। जैसे इसका पहला अवयव 2 है तो ये भी 2 है। अब इसका दूसरा अवयव x है और इसका 5 है, तो आप सीधे से कह सकते हैं x = 5। ऐसे ही इसका ये अवयव y है, इसका ये अवयव -7 है, तो y = -7। तो इसकी सहायता से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जैसे ये एक प्रश्न है आपके पास, आपको 2 आव्यूह दिए गए हैं और पहले आव्यूह में आपको x y z टाइप के चर दिखाई दे रहे हैं और दूसरे आव्यूह में चारों संख्याएं हैं, और अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें x y z का मान बताइए तो आव्यूहों की समानता का जो गुण है उसका उपयोग करते हुए आप उनको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसका पहला अवयव है x + y, इसका पहला अवयव है 6, x + y = 6, ये आपको एक समीकरण मिल गया। इसका ये अवयव 5 + z है और इसका एक दूसरा अवयव, दूसरे पंक्ति का पहला अवयव 5 है, ये दोनों भी बराबर होंगे। 5 + z = 5, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। और इसमें ये दिया है xy और ये है 8, xy = 8, इसको मान लीजिए समीकरण 3। इन तीनों को हल करके आप x, y और z का मान निकाल सकते हैं। सबसे आसान तो इसमें z निकालना है, क्योंकि इसमें एक ही चर है, तो इसके लिए एक ही समीकरण काफी है। 5 + z = 5, समीकरण 2 से 5 + z = 5, देन z = 5 - 5, तो 5 इधर चला गया, = 0। z का मान तो आसानी से निकल गया। अब इन दोनों समीकरणों से आपको x y को निकालना है।
अब इसमें आप प्रतिस्थापन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें x का मान y के रूप में निकाल दीजिए। समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, ये प्लस वाई 6 के साथ जाकर के x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई हो गया। और इसको समीकरण 3 में रख दीजिए x का मान। 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x की जगह रखना है आपने 6 माइनस वाई इंटू वाई था उसमें, ये बराबर है 8। इससे आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। y इंटू 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इन सबको एक ही ओर कर लेंगे। माइनस वाई स्क्वायर भी इधर ले जाओ, 6y भी इधर ले जाओ, इस साइड केवल 0 छूट जाएगा, उधर बच जाएगा आपका क्या, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इससे ये समीकरण बन गया। अब आपने इसको y के द्विघात समीकरण के रूप में बना दिया। वाई स्क्वायर यहाँ जाके प्लस वाई स्क्वायर हो गया, 6y माइनस 6y हो गया, प्लस 8 यहाँ पहले से है, दूसरी ओर 0 छूट गया। अब अगर आप इस द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर 6y को तोड़ दीजिए, माइनस 4y माइनस 2y में प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन, y माइनस 4, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और y माइनस 4 कॉमन लेके y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। When y minus 4 is equal to 0, y is equal to 4, या when y minus 2 is equal to 0, y is equal to 2। अब y के दो मान हमको प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। आपके पास समीकरण थे x plus y is equal to 6, 5 plus z is equal to 5, and xy is equal to 8। आपका y का मान आ गया 4 and 2। दो मान हमको मिले हैं। इससे भी आप y का मान निकाल सकते हैं, इससे भी आप y का मान निकाल सकते हैं। और आपने जो x का मान y के रूप में निकाला था वो था x is equal to 6 माइनस वाई। तो जब y बराबर 4 है, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2, या 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। आप y का मान 2 और 4 रख करके दोनों रख सकते हैं। तो जब y बराबर 4 है, x बराबर आया 2, और जब y बराबर 2 है, x बराबर आया 4। ये दोनों ही मान यहाँ संभव है। जब x का मान 4 है, y का मान 2 है, 4 और 2 6, 4 दूना 8। जब x का मान 2 है, y का मान 4 है, 2 और 4 6 और 2 चौको 8। तो आप इनकी सहायता से x, y और z तीनों ही मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर आधारित आपकी प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं आप उन्हें हल करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आव्यूहों पर संक्रियाओं की बात करेंगे। इनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे गुणा करते हैं।